हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है ये सीखा था। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस करने से पहले हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ भी आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए पहले उन्हें सीखते हैं। जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट ओके फ्रेंड्स, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में चेंज। इट इज़ चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला होगा टेम्परेचर अपॉन लेंथ। तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? इसको डायमेंशनल फार्मूले को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ के डायमेंशनल फार्मूला को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो होगा के एल माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, अब नंबर 2 क्वांटिटी जो है वो है चार्ज। अब चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स? हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है जो करंट होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q अपॉन टी। तो यहाँ पर से चार्ज का फॉर्मूला निकल के आता है I इंटू टी। ओके, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर से चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो होगी, करंट की डायमेंशन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम की डायमेंशन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर से चार्ज की जो डायमेंशन आएगी वो होगी ए टी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच इज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड इस तरीके से होता है, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में हम जितना भी वर्क करते हैं उसी को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके फ्रेंड्स, अब W तो वर्क है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। वर्क की डायमेंशन ये होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और चार्ज की डायमेंशन हम लोगों ने अभी सीखी, ए इंटू ए टी होती है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम एल स्क्वायर ए इनवर्स टी माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये है डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन एम एल स्क्वायर ए माइनस 1 टी माइनस 3 होती है। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर F फोर्स है और Q चार्ज है। अब फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो होगी mL_t-2, और Q की जो डायमेंशन है वो हम लोगों ने अभी निकाली, वो होती है AT। अब जब इसे एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर से डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, ML ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -3 हो जाएगा और a की पावर -1। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होगी वो होगी mL_t⁻³ a की पावर -1। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास रेजिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इज इक्वल टू होता है IR। यहाँ पर V पोटेंशियल है डिफरेंस और I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर से R इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन I। तो अब V की डायमेंशन तो हमें पता है, हम लोगों ने अभी निकाली है। V की डायमेंशन कितनी होती है, mL²t-3a-1। ये V की डायमेंशन है और करंट की डायमेंशन होती है कैपिटल A। तो देयरफॉर अब जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर से रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू mL²t-3, ये A ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो होगी mL²t-3a-2। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारे पास वो होती है, वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल होता है, तो G इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R। तो जब इसकी हम डायमेंशन लिखेंगे तो इसी का ठीक इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगी इसकी डायमेंशन m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3, a की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कंडक्टेंस की डायमेंशनल, ये कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है m-1, l की पावर -2, t की पावर 3, a की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है रेजिस्टिविटी। ओके फ्रेंड्स, रेजिस्टिविटी इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है हमने क्लास 10th में पढ़ा है, R इज इक्वल टू हमारे पास होता है रो L अपॉन A। यहाँ पर से रो की वैल्यू आ जाएगी R इंटू A अपॉन L। ओके, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये R है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, वो होता है mL²t-3a⁻²। ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है। A यहाँ पर एरिया है, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l की पावर 2। तो ये हो जाएगा mL³ t की पावर -3 a की पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL³ t की पावर -3 a की पावर -2। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है वो है कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो ये जो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, हमें ठीक इसका इन्वर्स कर देना है, तो वही कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो क्या हो जाएगा ये, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 3 और a स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये है कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 3 एंड a स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है E इंटू ए। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है और A एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने अभी सीखा था, वो था m l t टू द पावर -3 a -1 और ए एरिया है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला l की पावर 2 हो जाएगा। तो जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा m l क्यूब t की पावर -3 a की पावर -1। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा एम एल क्यूब टी की पावर -3 a की पावर -1। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू क्यू इंटू एल। क्यू यहाँ पर चार्ज है और एल यहाँ पर लेंथ है डाइपोल की। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे डाइपोल मूवमेंट का वो होगा, 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसको हटा देंगे। चार्ज का डायमेंशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ए टी और लेंथ जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा ए टी एल। ओके फ्रेंड्स, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 1 a की पावर 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला। अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ओके फ्रेंड्स, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। ओके फ्रेंड्स, Q यहाँ पर चार्ज है और V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हम लोगों ने अभी पढ़ा है ए टी, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m l स्क्वायर t -3 एंड a की पावर -1। ओके फ्रेंड्स, जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C इज इक्वल टू m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा और l ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l की पावर -2। t ऊपर जाएगा और एक t ऊपर पहले से ही है तो ये हो जाएगा t की पावर 4। a की पावर 1 ऊपर है और नीचे a की पावर -1 है तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा a की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आया वो है m की पावर -1 l की पावर -2 t टू द पावर 4 a स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री
स्पेस। ओके फ्रेंड्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर F जो है वो फोर्स है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, Q1 और Q2 दोनों ही चार्ज हैं, और ये R जो है उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। ये कोई दो हमारे पास चार्ज हैं Q1 Q2, तो ये चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इंटरेक्शन फोर्स, और वो जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, वो जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके फ्रेंड्स, तो यही जो फोर्स है उसका फॉर्मूला ये है, इसे कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यहाँ पर से आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ओके, तो यहाँ पर से ही एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इसको जस्ट उल्टा कर दो, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, और ये 4 पाई यहाँ पर आ जाएगा। तो अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 तो है हमारे पास चार्ज, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि दो दो बार आई हैं तो इसलिए a स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। और 4 पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, फोर्स की डायमेंशन हम लोगों को पता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है m मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा mL/t-2। और r जो है यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है लेंथ के डायमेंशनल फार्मूला l होता है, तो ये l स्क्वायर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा, तो अपनी जगह पर रहा, टी स्क्वायर एक ये है, और एक टी की पावर -2 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये टी की पावर 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और m जो है ये ऊपर जा कर के m की पावर -1 हो जाएगा, और एक l स्क्वायर ये है और एक l ये है, ये जो होगा l क्यूब हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये l की पावर -3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इतना आ जाएगा। देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बन जाएगा इसका? m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है मैग्नेटिक फील्ड। The next physical quantity is magnetic field. Magnetic field. ओके फ्रेंड्स, तो ये है हमारे पास एक फोर्स फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई बी एल। यहाँ पर I जो है वो करंट है, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड L जो है वो लेंथ है, और F फोर्स है। ओके, तो यहाँ पर से B की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन आई इंटू एल। ओके, तो डियर फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? फोर्स की डायमेंशन हमें पता है होती है, ये क्या होती है? m/t-2। करंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है a
इसका जो डायमेंशनल फार्मूला ए होता है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है। तो इसे जब हम एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इस एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एम ए की पावर -1 टी की पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स था हमारे पास फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए, ठीक उसी प्रकार हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पर बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ए एरिया है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है वो एरिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला था, वो था एम ए इनवर्स टी की पावर -2। ए एरिया है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल की पावर 2। तो जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, वो आएगा एम एल स्क्वायर ए की पावर -1 टी की पावर -2। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आया एम एल स्क्वायर ए की पावर -1 टी की पावर -2। ओके, अब जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वो है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे कभी कभी म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू ए। यहाँ पर आई करंट है और ए क्या है, एरिया। ओके फ्रेंड्स, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आई क्या होती है, ए, और एरिया का क्या डायमेंशन होता है, एल की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो ये आएगा ए एल की पावर 2। ओके, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0 t की पावर 0 l की पावर 2 a की पावर 1। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूले। अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। नाउ application of dimensional analysis। application applications of dimensional analysis। ओके फ्रेंड्स, इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला है टू चेक द करेक्टनेस of a dimensional equation। डायमेंशनल इक्वेशन, हमें कोई एक इक्वेशन दी होगी, हमें ये चेक करना होगा डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ओके, जो सेकंड एप्लीकेशन है इसका वो है टू चेंज और कन्वर्ट यूनिट्स from one system to another। ये भी इसका एक एप्लीकेशन है
किसी एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे फोर्स की यूनिट होती है ऐसा सिस्टम में न्यूटन, अगर हम उसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें डाइन में, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की ही हेल्प लेंगे। ओके, अब जो थर्ड एप्लीकेशन है इसका वो है डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी इस तरीके के क्वेश्चन में, और हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीन एप्लीकेशंस आप लोगों के सिलेबस में हैं। तो चलिए पहला एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। जो पहला एप्लीकेशन है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, ओके फ्रेंड्स, हमें एक इक्वेशन दी होगी, हमें उस इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये पता लगाना पड़ेगा कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, principle of homogeneity. According to this principle, it states that dimensions of each term, dimensions of each of the term present in the dimensional equation on both sides should be the same। मतलब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है कुछ इस तरीके से कि सपोज ये एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन में दोनों तरफ ईच टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d। ईच टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करेगा और वो जो इक्वेशन होगी वो करेक्ट मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। क्वेश्चन है टू चेक द करेक्टनेस द गिवन इक्वेशंस। ओके, तो पहली इक्वेशन है जो हमें दी है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन जो दी है हमारे पास वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर
v जो है हमारे पास वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, और जो टाइम है t जो है वो टाइम है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या हमने सीखा था कि हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो LHS में हमारे पास LHS में v है, डायमेंशन ऑफ v क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन l t माइनस वन। ओके, अब RHS में जो टर्म है वो है u, डायमेंशन ऑफ u क्या होती है, ये भी वेलोसिटी है तो इसकी भी डायमेंशन एल टी माइनस वन हो जाएगी। ओके, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ ए टी। ओके, तो ए एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस टू, और टी टाइम है, इसकी डायमेंशन टी हो जाएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ईच टर्म की डायमेंशन हमारे पास सेम आ गई, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है। देयरफॉर ईच टर्म हैव सेम डायमेंशन, so this equation is correct। ओके फ्रेंड्स, तो ये इक्वेशन सही होगी। ओके, ठीक इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे। दूसरी जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो है, जो सेकंड वाली है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, LHS में जो टर्म है हमारे पास वो है s, तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ s ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो s डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ ही होती है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ओके, RHS में जो टर्म्स हैं हमारे पास वो है, एक तो पहला यू टी, डायमेंशन ऑफ यू टी, यू क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, और टाइम की डायमेंशन हो गई टी। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल। ओके, अब जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो है डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। हाफ जो है इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये एक डिजिट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास है एल टी माइनस टू, और टाइम की डायमेंशन हमारे पास टी होती है, तो इसका स्क्वायर है तो ये टू आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये पावर यहाँ पर, तो ये सिर्फ एल आएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ईच टर्म की डायमेंशन सेम है एल, तो ये इक्वेशन भी करेक्ट होगी। हेयर ईच टर्म हैव सेम डायमेंशन, so this equation is correct। ओके फ्रेंड्स, ये है सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं जो हमें गिवन है, उसे भी चेक कर लेते हैं वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो पहले LHS टर्म ले लेते हैं। LHS में है वी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ओके, अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, सेकेंड टर्म है RHS में डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर, तो जो डायमेंशन होगी u भी यहाँ पे वेलोसिटी है तो ये भी सेम डायमेंशन होगा इसका, एल स्क्वायर टी माइनस टू। एंड जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो है टू एस, तो डायमेंशन ऑफ टू एस। अब टू की तो डायमेंशन होगी नहीं क्योंकि वो एक डिजिट है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास है एल टी माइनस टू, और एस जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो ये एल हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हर टर्म की सेम डायमेंशन है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है. सो ईच टर्म हैव सेम डायमेंशन, therefore this equation is correct. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इनको क्वेश्चंस को हम करते हैं इससे रिलेटेड. अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन है check the correctness of the इक्वेशन जो हमें वो गिवन है v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर. ओके, यहाँ पर जो v है वो वेलोसिटी है, कैपिटल G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास है और r रेडियस है. ओके फ्रेंड्स, तो चेक करते हैं. LHS में वेलोसिटी है हमारे पास, तो डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, l t माइनस वन. ओके, तो RHS में भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास l t माइनस वन ही आना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी. RHS में चेक कर लेते हैं हम डायमेंशन ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा, इसकी डायमेंशन जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, g की डायमेंशन क्या होती है, m माइनस वन. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ी है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा. g की डायमेंशन होती है m माइनस वन एल की पावर 3 t की पावर माइनस टू. मास की डायमेंशन कैपिटल M होती है, और r जो है लेंथ है, रेडियस, तो इसकी डायमेंशन l हो जाएगी. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m की पावर 0, ये 0 हो जाएगा, l ऊपर जाएगा तो l की पावर 2 हो जाएगा ये, और t की पावर माइनस 2. ओके, अब इस पूरे की पावर जो है वो माइनस 1/2 है, l स्क्वायर t माइनस 2, इसकी पावर 1/2 है, तो ये आ जाएगा l t की पावर माइनस 1. ओके फ्रेंड्स आप देख रहे हैं LHS में जो डायमेंशन था हमारे पास वो था l t माइनस वन, और RHS में भी यही आया है, तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है. ओके फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है check the correctness of the equation. गिवन इक्वेशन है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर t टाइम पीरियड है, l लेंथ है, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो उसका सलूशन करते हैं. LHS में हमारे पास टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T. ओके, अब RHS में चेक करते हैं. RHS में 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो सीधे डायमेंशन ऑफ अंडर रूट l अपॉन जी देखेंगे, तो यह आ जाएगा अंडर रूट l की डायमेंशन लेंथ कैपिटल L होती है, g एक्सेलरेशन है, तो इसकी डायमेंशन l t माइनस 2 हो जाएगी. l से l कैंसिल हो जाएगा, ये t ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट t की पावर 2. तो ये कितना आ गया, t. ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब RHS की भी डायमेंशन t है हमारे पास, LHS की भी डायमेंशन t है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है.
Hence the given equation is correct. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की डायमेंशंस हमारे पास सेम आ गई. ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन है check the correctness of इक्वेशन. इक्वेशन है न्यू इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन एम. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, टी जो है वो टेंशन है. टेंशन एक टाइप का फोर्स ही होता है, तो टी यहाँ पर टेंशन है. एम जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है. ओके फ्रेंड्स, और एल जो है वो लेंथ है यहाँ पे. ओके, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया कैपिटल एम अपॉन एल, मास पर यूनिट लेंथ. ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं. सबसे पहले LHS में हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का इनवर्स, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास T-1. RHS में जो टर्म है वो है, RHS का जब हम डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ है 1/2 को तो छोड़ देंगे, 2 को तो छोड़ देंगे, यहाँ पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगी लेंथ की डायमेंशन L. ओके, और T यहाँ पर टेंशन है, टेंशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टेंशन एक टाइप का फोर्स ही है, तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वही टेंशन की भी डायमेंशन होगी, तो ये हो जाएगा MLT-2 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास की डायमेंशन m हो जाएगी, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L हो जाएगी. L जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा ML-1. ओके फ्रेंड्स, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 1/L इंटू ये हो गया मास की पावर 1/2, L की पावर भी 1/2 और T की पावर -1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ये m की पावर 1/2, L की पावर -1/2. इससे तो ये कैंसिल हो गया. ये जब ऊपर जाएगा तो L की पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/L. ये ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा L की पावर 1 और T की पावर -1. इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? T की पावर -1. ओके फ्रेंड्स, तो दोनों तरफ LHS और RHS की हमारे पास डायमेंशन सेम आ गई, तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है. ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन में. क्वेश्चन है a force F is given as फोर्स कुछ इस तरीके से है, F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर. ओके, वेयर T क्या है? टाइम है, वेयर T इज टाइम. ओके, तो हमें क्या निकालनी है? A एंड B की डायमेंशन. फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B. ओके, ये हमें निकालना है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं. फ्रेंड्स, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि सारी टर्म्स की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही
डायमेंशन ए टी की भी होगी और वही डायमेंशन बी टी स्क्वायर की भी होगी। तो देयर फोर डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। ओके, तो यहाँ पर से डायमेंशन ऑफ ए क्या निकला हमारे पास, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, एम एल टी माइनस टू अपॉन टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो जब हम इसे एडजस्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री। ओके, तो ए की डायमेंशन आ गई हमारे पास एम एल टी माइनस थ्री। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एफ इसके भी इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और टाइम की डायमेंशन टी होती है, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस फोर। ओके फ्रेंड्स, तो ए की डायमेंशन हमारे पास एम एल टी माइनस थ्री आ गई और बी की डायमेंशन हमारे पास एम एल टी माइनस फोर आ गई। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, in the equation y is equal to a sin omega t minus kx, एक इक्वेशन है, find the dimensional formula of k and omega। ओके, ये गिवन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस गिवन इक्वेशन में आपको ओमेगा और k की डायमेंशन फाइंड करनी है। ओके, हेयर t क्या है, यहाँ पे टाइम है, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक टिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, और हमें पता है सारी की सारी टिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होती है वो वन होती है, मतलब वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। ओके, ये साइन थीटा टर्म है ना, साइन और ये जो ब्रैकेट में है वो थीटा है, एंगल है, तो एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पर से हमें दिखाई दे रहा है हियर ओमेगा टी माइनस के एक्स इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये अलग अलग जो बोथ जो हैं दोनों टर्म्स भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होंगे इसका मतलब। ठीक है, तो ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस होगा, इसका मतलब वन हो गया है। तो यहाँ पर से डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। अब टाइम की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, टी होती है, तो ये आ जाएगा टी की पावर माइनस वन। ओमेगा की डायमेंशन आ गई हमारे पास टी की पावर माइनस वन। सिमिलरली के टी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, के एक्स भी यहाँ पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, के एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। ओके, डायमेंशनलेस मतलब वन, तो यहाँ पर से जो डायमेंशन ऑफ के आएगा वो हो जाएगा वन अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। अब x तो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन हमारे पास l होती है, तो ये कितना आ गया k की डायमेंशन, l की पावर माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ओमेगा की डायमेंशन हमारे पास t माइनस वन आएगी,
और k की डायमेंशन हमारे पास l की पावर -1 आएगी। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे किया जाता है। कहीं पे भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी मिल जाएगी तो वो डायमेंशनलेस होगी, इसको डायमेंशनलेस के इक्वल पुट करेंगे तो इसका मतलब हो गया अलग अलग टर्म जो हैं वो दोनों टर्म्स भी डायमेंशनलेस होंगी, तो उन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इन एन इक्वेशन p plus a upon v square v minus b is equal to RT। इस इक्वेशन में p प्रेशर है, v वॉल्यूम है और t टेम्परेचर है। t जो है वो टेम्परेचर है एंड a b r कांस्टेंट है। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a अपॉन b। फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ a अपॉन b, ये हमें फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती हैं जब उन दोनों की डायमेंशन सेम हो। यहाँ पर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड हुई हैं तो इसका मतलब जो डायमेंशन p की होगी वही डायमेंशन a अपॉन वी स्क्वायर की भी होगी। सिमिलरली यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हुई हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो v की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन b की भी होगी। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, टू physical quantities can be added or subtracted if and only if and only if their dimension are same, जब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो p की डायमेंशन है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे से क्या मिल गया हमें, डायमेंशन ऑफ a क्या मिल गया हमें, डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, p की डायमेंशन, p यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है l3, और ये क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर है तो l3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m l की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे l की पावर 6 हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी तो l टू द पावर 5 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू m l की पावर 5 l t की पावर -2। ओके, सिमिलरली जो v की डायमेंशन होगी वही b की भी होगी, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, तो v तो वॉल्यूम है तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा हमारे पास, l3। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। ओके, तो इसे देयरफॉर हमें फाइंड करना है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। a की डायमेंशन हमने निकाली थी, वो थी m l की पावर l टू द पावर 5 t टू द पावर -2, ये a की डायमेंशन निकाली थी हमने। अपॉन b की डायमेंशन हमने निकाली थी l3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, l3 जब ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा m
एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। तो ये निकल गई डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है हमने, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट केवल तभी हो सकती हैं जब उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम हो। तो क्या करेंगे हम, डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर से एक ही डायमेंशन निकल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी रखेंगे, तो यहाँ पर से बी की डायमेंशन निकल जाएगी। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वही डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।